सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है गयास अहमद गद्दी के अफ़सानवी मजमूए बाबा लोग में शामिल अफ़साना पहिया। 13 बरस की उम्र में शादीशुदा लच्छू ने जब देखा कि उसका शौहर हर रात उसकी बजाय दुलारी से पाँव दबवाता है और आधी रात को उसको नीचे फ़र्श पर धकेल कर लैंप बुझा देता है, अंधेरे में सुबह तक दुलारी उसके पाँव दाबती रहती है, तो एक दिन वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती है और फिर लौट कर खावंद का मुंह नहीं देखी। फिर क्या होता है लच्छो? लच्छो नहीं, लच्छो रानी कहो, लच्छो रानी। उसने क़त्ए कलाम करते हुए पहले अपने नाम की तरफ मुतवज्जे किया। अच्छा लच्छो रानी, फिर तुमने क्या बताया था? फिर लच्छो रानी को उल्फत यक्का वान मिल गया था, जिसने पैसेंजर के एक खाली डब्बे में एक गठरी के साथ उसे भी गठरी बना नींद में बेखबर पाया था। उसने लच्छो रानी को जगाया और पूछा कि कहाँ जाओगी? तो लच्छो ने नींद और सफ़र की थकान से टूटते हुए जिस्म को सीधा करते हुए गुनूदगी के आलम में कहा, घर। फिर उल्फत यक्का वान ने मज़ीद कुछ सवाल इसलिए न करना मुनासिब समझा कि इस कैफियत में उसे माकूल जवाब की कतई तवक्को न थी, और यक्का में बैठाकर अपनी झोपड़ी में एक भारी गठरी की तरह टूटी झिलंग चारपाई पर पटक दिया तो वो चौंकी। अरे मुझे कहाँ ले आए हो? घर, उल्फत ने उसी सादगी से कहा और चूल्हे के पास पहुंचकर आग जलाने लगा। उसके बाद लच्छो ने और कुछ नहीं पूछा। लच्छो को एक घर चाहिए और उसकी मुख्तसर सी ज़िंदगी में उसके ख़ानदान के पिछले सदियों का रिवायती तसव्वुर भी यही था। एक चहार दीवारी हो, जहाँ कोई टूटी झेलम चारपाई हो न हो, एक चूल्हा ज़रूर हो, और उसके बाद अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो बस उसके अंदर घर वाला भी। बग़ैर घर वाले के घर का तसव्वुर नामुकम्मल होता है। उल्फत की बीवी साल भर हुए अल्लाह को प्यारी हुई थी। उल्फत के घर में बिन घरनी के भूत का डेरा लग रहा था। ऐसे में नुज़ूल रहमत से फैज़याब न होना कुफ़राने नेमत था। लच्छो रानी अक्सर मुझसे इस दवाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ एक बहुत पुरानी घिसी पिटी मगर हकीकत से करीब तमसील पेश करती है। यानी यानी ज़िंदगी एक गाड़ी है और औरत व मर्द उसके दो पहिए, लिहाजा दोनों पहियों का बराबर और मुतवाज़ी होना अज़बस ज़रूरी है, वरना कदम कदम पर धक्के हैं, ठोकरें हैं। चुनांचे चंद ही महीनों के बाद लच्छो रानी को यकीन हो गया कि ये जो ज़िंदगी की गाड़ी वक्त की सड़क पर उछलती कूदती उलझती फांदती भागी जा रही है, तो इसकी वजह यह नहीं है कि सड़क ही ख़राब है, बल्कि पहिए कुछ दुरुस्त नहीं, छोटे बड़े हैं और आपस में लाग नहीं खाते। बकौल लच्छो रानी के चंद ही महीने के बाद हर रोज़ वो उसकी पिटाई करता। वो पिटाई करता कि मुहावरतन नहीं, सचमुच उसे अपनी नानी याद आने लगती। मुंह अंधेरे वो यक्का लेकर घर से निकल जाता और रात गए जब वापस आता तो शराब के नशे में धुत पहले खाने को गोश्त रोटी मांगता। जब गोश्त खा चुकता और रोटी फेंक चुकता तो झीलंग चारपाई पर यूं पड़ जाता गोया सारे फ़राइज़ पूरे हो गए हों। इधर इत्मीनान से इस उम्मीद में पिटने वाली लच्छो रानी कि बाद अज़ां आम शौहरों की तरह मोहब्बत भी करेंगे, देखते देखते जब देखा कि कुएं का पानी एकदम से तारा हो गया है, तो सोचते सोचते एक दिन वो इस नतीजे पर पहुंची कि इन तिलों में तेल ही नहीं रहा। उबड़ खाबड़ सड़क पर चलते चलते उल्फत मियाँ के यक्के का अंजर पंजर ढीला हो गया है और अब तो खदशा है कि किसी दिन सवारियों को लिए धड़ाम से किसी खड्ड में न जा गिरे। लच्छो रानी ने बताया कि गद्दी जी, बस उसी दिन से मैंने ये जाना कि ये चारपाई पर गहरी नींद सोया हुआ उल्फत यक्कावान जिसके साथ मैंने अपनी किस्मत जोड़ी थी, वो निरा गोश्त का लोथड़ा है, गोश्त का लोथड़ा। फिर तुमने क्या किया लच्छो रानी? फिर मैं क्या करती? थूक दिया उसके मुंह पर और चली आई इस शहर में। जिस शहर में उल्फत मियाँ यक्का हाँकता था, वहीं उसका एक यार रहता था सिद्धू। सिद्धू अक्सर उल्फत के साथ उसके घर आया करता, खुसूसन रात के वक्त जब उल्फत शराब के नशे में चूर होता। वो यक्के से उतार कर सहारा देते हुए उसे चारपाई पर लिटाता, घोड़ी को खोलता, यक्के को छज्जे तले रखता, घोड़ी के सानी लगा देता, फिर घंटा दो घंटा घोड़ी को इतनी मोहब्बत से मालिश करता गोया घोड़ी उल्फत की नहीं खुद उसकी अपनी है। मालिकाना एहसास का ये इर्तिक़ा था कि रफ्ता रफ्ता उसने खुद लच्छो रानी को अपनी मिल्कियत समझना शुरू कर दिया। जिस तरह वो घोड़ी को सानी लगाता, गाड़ी को छज्जे में रखता, चाहता कि लच्छो रानी की भी देख रेख शुरू कर दे। बल्कि एक दिन जब लच्छो सहपहर के वक्त छोटे से धुंधले आईने की मदद से माथे पर बिंदिया लगा रही थी, उसने बताया कि बिंदिया ठीक जगह पर नहीं लग रही है। लच्छो रानी ने कहा, तो मुंह क्या देखता है, ले लगा दे। सिद्धू आगे बढ़कर बिंदिया लगाने लगा।
और दफतन उसके हाथ कांपने लगे। और लच्छो रानी ने महसूस किया कि बिंदिया सिद्धू ने गालों वाले पेशानी पर ही नहीं, सारे रुखसार पर लगा दी। ये क्या कर रहा है सिद्धू? कुछ नहीं रानी, बिंदिया। सिद्धू की आवाज़ हलक में टूटने लगी और वो सरमस्ती के आलम में उसकी कमर के गिर्द अपने हाथ फेरने लगा। लच्छो बोली, मैंने महसूस किया जैसे कोई गहमन सांप मेरी कमर के गिर्द लिपट गया है। ज़रा देर के लिए तो मैं डरी, फिर पल भर में कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि मैंने सिद्धू को ऐसा धक्का दिया कि चकरा कर वो ज़मीन पर जा गिरा। तब मैं फिर लपकी और चांदी के कड़े वाले हाथ से जो पीटा कि उसके हवास ठिकाने आ गए। लच्छो रानी ने कहा कि गद्दी जी, यहाँ तक तो ठीक था। मैं अगरचे उसे पीट रही थी और वो पिट रहा था, मगर मुझे एक डर भी था। अकेला घर है और सिद्धू फिर भी मर्द ज़ात है। मगर जब देखा कि उसने मेरे पाँव पकड़ लिए और घिघिया कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा तो मेरे हाथ रुक गए। अब कोई ऐसों को क्या मारे। उस वक्त मुझे बड़ी शदीद नफ़रत हुई और मैंने उसके मुंह पर भी थूक दिया। फिर यूं हुआ कि लच्छो रानी ने जिस सिद्धू के मुंह पर थूका था, उस वक्त जब उसको उल्फत मियाँ के कंगलेपन का एहसास हुआ और सारी दुनिया तीरों तार दिखाई देने लगी, तो रोशनी का मीनार बनकर जो चीज़ उसके सामने आई, वो सिद्धू ही था। वो उस रात के पिछले पहर जब चारों तरफ हू का आलम तारी था, बिला खटके घोड़ी के छज्जे के पास आई, जहाँ लीद के पास एक मैले टाट पर दुनिया व माफिया से बेखबर सो रहा था। उसने आहिस्ता से सिद्धू के शाने पर हाथ रखा और धीरे से जगाया। सिद्धू हड़बड़ा कर उठ बैठा और उसके पाँव पकड़कर घिघियाने लगा। नहीं नहीं लच्छो, अब नहीं, अब तू मुझे माफ़ कर दे, बहुत दिन हो गए, अब तो बख्श दे। लच्छो रानी को यूं लगा कि फिर उसके मुंह पर थूक दे, मगर अंधेरे कुएं में यही एक रस्सी थी जिसे थाम कर वो बाहर आ सकती थी। तो गद्दी जी, 4 बरस मेरे साथ रहते हुए भी वो मेरा खावंद न रह सका। उससे मुझे बच्चा भी हुआ, यानी मेरी ज़िंदगी के पेड़ में फल भी लगा, मगर मैंने बराबर यही समझा कि सिद्धू मेरा मर्द नहीं, मेरी जोरू है, मेरी बीवी, और मैं उसका मर्द हूँ, जो दिन भर पान की दुकान में कत्थे चूने का तमाशा लगाकर पैसा बनाती हूँ, बाजार से सौदा सलफ लाती हूँ, अपने और सिद्धू के लिए कपड़े खरीद कर लाती हूँ, और वो बेचारा दिन भर शरीफ औरतों की तरह खाना बनाता है, कपड़े साफ़ करता है, मसाला पीसता है, और किसी किसी दिन जब मेरा बदन बहुत टूटता है तो वो मालिश भी करता है। यहाँ पहुँचकर लच्छू रानी शर्मा जाती और आंचल से मुंह ढककर हंसने लगती। मैं कहता, सारी कहानी में लच्छो रानी, यूं तो तुम हर जगह अपने औरत पने का पता छोड़ती आई हो, मगर ज़ाहिरी तौर पर यही औरत दिखाई देती हो, अपने देश की औरत। क्या अपने देश में औरतें मेरे जैसी नहीं होती क्या? क्या उसकी 2 टांगें, 2 हाथ, नाक, आँखें नहीं होती? होती तो हैं, मगर कोई औरत तुम्हारी तरह अपने शौहर का शौहर नहीं होती और अपने शौहर से बदन नहीं दबवाती। तो मैं क्या करूं? वो निकट्टो है भी तो वैसा ही। फिर मैं अचानक एक अलग सवाल कर बैठता हूँ, जो भी सही, पर तुम उसके साथ खुश तो हो? लच्छो रानी इस सवाल को सुनकर कुछ देर खामोश रहती है, फिर लंबी सांस लेकर मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखती है। पता नहीं जी, पर ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ और चाहिए। बस यही वो मकाम है जहाँ मेरा कलम रुक जाता है और अपने आप में यूं उलझ जाता हूँ जैसे घने जंगल में खो गया हूँ। लच्छो रानी की गृहस्थी की गाड़ी बड़े मज़े में चली जा रही है। सड़क भी हमवार है और दोनों पहिए भी छोटे बड़े नहीं। सिर्फ इतनी सी चूक रह गई है, गालिबन की दाईं तरफ बायां पहिया लग गया है और बाईं तरफ दाहिना। मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बज़ाहिर इस जगह पहुंचकर कहानी मुकम्मल हो जाती है, यानी राजा और रानी मज़े से रहने लगे हैं, क़िस्सा ख़त्म और पैसा हज़म। अगरचे यहाँ तक सोचने के बाद मैं बज़ाहिर अफ़साने को इख्तिताम तक पहुँचा देता हूँ, मगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस तकील तराज़ी में मुझसे कहीं भूल ज़रूर हुई है। कुछ छूट रहा है, कोई कमी पड़ रही है। गोया इस गहरी ज़िंदगी में कहीं कोई मोड़ आना चाहिए, कोई वाक़या, कोई हादसा, कोई। चुनांचे मैं लच्छो रानी पानवाली की कहानी नहीं लिख पाता। मेरे कलम को, मेरी रूह को लच्छो रानी की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ किसी अनोखे हादसे का इंतज़ार है। यह हादसा कब वक़ूअ पज़ीर होगा, किन हालात में होगा, फिर उससे लच्छों की यकसानियत से बहने वाली ज़िंदगी पर और बाद अज़ां मेरे अफ़साने पर क्या रद्द अमल होगा, कैसा होगा, कैसे होगा। मैं चंद हफ्तों के लिए ऑफ़िस के काम से बाहर चला गया। काम की कसरत और नए लोगों के झमेले में लच्छो रानी और उसका अफ़साना ज़िंदगी तो क्या, मैं अपने आप को भूल सा गया। चंद हफ्ते गुजारने के बाद जब मैं वापस लौटा तो रात मुझे मलेरिया बुखार ने आ दबोचा। अकेले घर में बुखार और दर्द की शिद्दत के बायस सारी रात और सारा दिन मैंने खुद फरामोशी के आलम में गुजार दिया।
शाम होते हुए बुखार ज़रा कम हुआ तो सिरहा ने लच्छो रानी को पंखा चलते हुए पाया। मैंने सुबह सवेरे ताला खुला हुआ देखा तो मालूम हुआ कि तुम आ गए। ज़रा दिन चढ़ ले तो तुम खुद आओगे सिगरेट लेने। पाठ देखते देखते दोपहर होने को आई, बंद दरवाज़ा खुला ही नहीं तो मेरे मन में शक हुआ। देखा तो सचमुच तुम मुर्दा से पड़े हो। मैंने उठना चाहा तो उसने कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं उठो नहीं, डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया है। डॉक्टर कैसे आया? मैंने गर्दन घुमाकर उसके चेहरे की तरफ देखने की कोशिश की। क्या तुम लाई? नहीं जी, इधर से गुजर रहा था तो मैंने कहा अंदर चलकर देख लो। लच्छो रानी ने यूं कहा गोया अपने आप को पसे पर्दा रखना चाहती हो। 10 दिनों तक लच्छो रानी ने मेरी बड़ी खिदमत की। सारा सारा दिन पंखा झलती, ठंडे पानी की पट्टी चढ़ाती, दूध और सागुदाना बनाकर देती, और इन सब से बड़ा काम ये करती कि तन्हाई और अजनबियत के एहसास को दूर दूर तक भटकने न देती। बल्कि रातों को जब कभी मेरी नींद टूटती तो महसूस होता गोया लच्छो अभी अभी यहाँ से उठकर गई है या बाहर दरवाजे पर बैठी ऊँग रही है। ये तुम क्या करती हो लच्छो? तुम्हारी दुकान और ख़राब होती होगी और सिद्धू की कमर काम से दोहरी हो जाती होगी। सिद्धू को मैंने मार भगाया, लच्छो रानी ने बड़े इत्मीनान से कहा, जैसे कोई बात ही न हुई हो। हाँ, मैंने महसूस किया जैसे लच्छो रानी की गृहस्थी की गाड़ी धड़ाम से खड्ड में गिर पड़ी हो। मैंने पलट कर फिर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा बदस्तूर मुतमईन था। ये कैसे हुआ? हुआ, तुम अच्छे हो जाओ तो बताऊंगी। लच्छो रानी के लहजे की तमानियत से मैं भी मुतमईन हो गया। मुझे हंसी आ गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पाँव नहीं दबाए होंगे बेचारे ने? नहीं, ये बात नहीं। उस मौगी की किस्मत ही में पाँव दाबने लिखे थे। मर्द नाम की तो उसमें चीज़ ही न थी। मेरी दुकान में पान खाने वो पठान आता था ना, बड़ी बड़ी मूँछों वाला। लच्छो रानी की दुकान में बड़ी बड़ी मूँछों वाला पठान पान खाने के अलावा कुछ और उम्मीद में भी आता था। लच्छो रानी महसूस भी करती थी, मगर इतना भी नहीं सोचती। जवान आदमी है, दिल लगी कर लेता है। मगर एक रोज़ शाम के झटपटे में जब दुकान में और कोई गाहक न था और लच्छो रानी गोबर मिट्टी से सामने वाला फर्श पोत रही थी, पठान ने उसका हाथ पकड़ लिया। बातों बात में नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी इसकी लच्छो को तवक्को न थी। उसने संभाला लिया और ज़ोर से एक झटका मारकर पठान के हाथ से अपना बाजू छुड़ा लिया। उसने पास पड़ी हुई झाड़ू उठा ली और डपट कर बोली, खबरदार जो आगे बढ़े। मगर वो पठान ताव में था। उसने लपक कर फिर कलाई पकड़ ली और लगा झंझोड़ने। लच्छो रानी मुदाफ़अत कर रही थी, मगर सिद्धू राहगीरों की तरह सिर्फ बच बचाव की कोशिश में जुटा हुआ था। लच्छो रानी ने बताया, गद्दी जी, तब मैंने गाली दे दी और ललकारा के पास पड़ी हुई लोहे की छड़ से देख। मगर ये सुनकर तो उसके हाथ पांव फूलने लगे। कांपते हाथों से उसने छड़ उठाया तो ठीक, मगर उसी वक्त पठान ने उसे एक लात रसीद की और वो दूर जा गिरा। फिर अरे बाप रे कहता हुआ झोंपड़ी में घुस गया, जैसे लच्छू का उससे कोई वास्ता नहीं था। वो तो खैर राहगीरों ने पठान को मार भगाया, वरना पता नहीं उस दिन क्या क़यामत गुजरती। क़यामत तो उस दिन गुजरी जिस दिन लच्छो मेरे बर्तन मांज रही थी और मैं सहन में कुर्सी पर बैठा कहानी लिख रहा था। लच्छो ने राख भरे हाथ की पुश्त से माथे पर आई हुई बालों की लट को ऊपर फेंकते हुए कहा, ये घर भी कितना सूना सूना लगता है। तुम शादी कर लो। शादी तो मेरी हो चुकी लच्छो, तुम तो जानती हो। पर बेगम जी यहाँ रहती तो नहीं, क्या फ़ायदा इस शादी का? मैंने कागज़ से नज़र उठाकर देखा। वो गोया मेरे हालात से काफ़ी मुतासिर थी। अब देखो ना, तुम इतना बीमार पड़े, कोई देखने सुनने वाला न था। अगर तुमको कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होने का। हम कहानी लिखने वाले बड़े बेहया होते हैं। फिर तुम जो थीं, कितना ख्याल रखा है मेरा तुमने। तुम न होती तो शायद मैं अब तक मर खप गया होता। उसने पलट कर कहा, खुदा न करे तुम जुग जुग जियो जी। उसके पलट कर देखने में, उसके लहजे में, अल्फाज में कोई रमज़ था, कोई राज था। ये आम इंसानी जज्बे से कुछ ऊपर की चीज़ था, मगर मैं समझ न सका। हवा का एक तेज़ झोंका मुझे छू के गुजर गया, झंझोड़ न सका। तीसरे दिन वो मेरे यहाँ आई और मेरी किताबें सजाते हुए बोली, जानते हो जी, लोग क्या बातें बनाते हैं? कहते हैं, कहते हैं। वो रुक गई। क्या कहते हैं लोग? मैं कहानी के नुक्ता उरूज पर पहुंच चुका था। कुछ नहीं जी, तुम नहीं समझोगे। अच्छा, मैंने बेख्याली में कहा और अफसानों की दुनिया में खो गया। फिर एक रोज़ शाम के वक्त जब चिराग जल चुके थे और रिमझिम बारिश के बायस फ़ज़ा खुशगवार हो रही थी,
लच्छो रानी एक नहायत खूबसूरत साड़ी में मलबूस, चेहरे पर पाउडर लगाए, मखमूरी चाल चलकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, आज बहुत खुश दिख रही हो। मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया है? मैंने ताज्जुब से उसकी तरफ देखते हुए कहा। आज लच्छो रानी मुझे कुछ अजनबी अजनबी सी दिखाई दे रही थी। कुछ नहीं, उसने हड़बड़ा कर अपने आप को संभाला। मैंने ये सोचा है आज से मैं आपके यहाँ सोया भी करूँ। दिन भर तो एक तरह से रहती ही हूँ। मगर ये कैसे हो सकता है लच्छो रानी? क्यों? काहे नहीं हो सकता? मैं तुम्हारा खाना बना सकती हूँ, झाड़ू दे सकती हूँ, बर्तन मांज सकती हूँ, बिस्तर तक लगा सकती हूँ, तो फिर ये कैसे नहीं हो सकता? लच्छो की मंतिक मेरी समझ से बालातर थी। फिर मैंने पलटकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसके फैसलाकुन अंदाज देखकर और भी दंग रह गया। मगर 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 क्या? वो मेरी बौखलाहट का तमाशा मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रही थी। नहीं भाई, मैं तो अब यहाँ से टलने वाली नहीं। कल सुबह तक सारे ज़रूरी सामान ले आऊँगी। लेकिन कल तो मैं महीना भर के लिए बाहर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, वो कते कलाम करते हुए इत्मीनान से बोली। तब तो यहाँ मेरा रहना और ज़रूरी है। आखिर घर की देखभाल कौन करेगा तुम्हारे पीछे? जानते हो आजकल कितनी चोरियाँ हो रही हैं। मुनासिब यही मालूम हुआ कि मैं फ़िलहाल खामोश रहूं। मैंने एक संदूक में ज़रूरी सामान रखे और चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। अरे अभी से जाओगे तो कल ही ना? नहीं, मुझे आज ही जाना पड़ेगा। मैंने जेब से कुंजी निकालकर उसके आगे फेंकते हुए कहा, महीना भर बाद आऊँगा। उसके बाद मैंने उस रात तो एक दोस्त के यहाँ क़याम किया। दूसरे ही दिन शहर के दूसरे रुख तकरीबन 3 मील के फासले पर एक मकान किराए पर लेकर टिक गया। बहुत दिन हो गए, गालिबन 6 महीने गुजर गए। लच्छो रानी ताहाल मेरे जहन पर कनखजूरे की तरह कब्जा जमाए हुए थी। एक रोज़ मैं बजाज की दुकानों के करीब से गुजर रहा था। एक खुली हुई फिटन से किसी ने मुझे आवाज़ दी। पलट कर देखा तो फिटन में एक बुर्का पोश औरत बैठी हुई थी। मैं इधर उधर देखने लगा। मैं हूँ गद्दी जी, लच्छो रानी। लच्छो रानी? यकाएक मेरा दिल धक से हो गया। मुझे महसूस हुआ गोया मेरी अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खड्ड में गिर पड़ी। लच्छो ने निकाब उलट दिया और खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, डरो मत जी, मैंने शादी कर ली। शादी कर ली लच्छो? मैंने कुछ निदामत, कुछ इत्मीनान व मुसर्रत से कहा। उसके चेहरे पर बड़ा गहरा मेकअप था। सुर्खी, पाउडर, होठों पर गहरी सुर्ख लिपस्टिक। उसके जिस्म से खुशबू फूट रही थी और मुसर्रत से उसकी आंखें उबली पड़ रही थीं। खुश तो हो लच्छो रानी? बहुत। वो गोया मेरे सवाल की मुंतज़िर थी। मेरा खावंद मर्द है, बुज़दिल नहीं, डरपोक नहीं। इतनी बड़ी छाती है उसकी गद्दी जी, भगेड़ू नहीं। मुझे मालूम था इन सारे तीरों का निशाना मैं ही था। मैंने बेहयाई से हंसते हुए कहा, हम कहानियाँ लिखने वाले बड़े बुज़दिल, बड़े कमज़ोर होते हैं लच्छो। तुम्हारी गाड़ी का पहिया तो कहा ना बहुत मजबूत है, उसने बरजस्ता कहा और नकाब चेहरे पर उलट लिया। वो आ रहे हैं, तुम जाओ। मैं गाड़ी से अलग हट गया। एक बजाज की दुकान से कपड़े का पैकेट लिए हुए लंबा तड़ंगा सुर्ख पठान लंबा एक बजाज की दुकान से कपड़े का पैकेट लिए हुए लंबा तड़ंगा सुर्ख पठान झूमता झामता फिटन की तरफ आ रहा था।